काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो इंडियन एयरफोर्स से आ रही है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत का जो 5th जनरेशन एम का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है वह लगातार डिले हो रहा है और डीआरडीओ का कहना है कि एम का फाइटर जेट्स साल 2035 में प्रोडक्शन में एंटर होंगे। इसी के चलते अब इंडियन एयरफोर्स का भी सब टूट गया है। और फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय से कहा है कि जब तक एम का फाइटर जेट्स प्रोडक्शन में एंटर नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए एंट्री मेजर के तौर पर हमें फॉरेन सोर्स से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोक्योर करके दिए जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की 2 से 3 स्क्वाड्स की रिक्वायरमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने बताई है। अब एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स 40 से 60 के बीच 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोक्योर करना चाहती है। अब इस मांग के लिए हम इंडियन एयरफोर्स को भी गलत नहीं बोल सकते हैं। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑलरेडी 7 टन देशों की फ्लीट में शामिल हो गए हैं। चाइना ने तो 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑलरेडी डेवलप करके उनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है और वह पाकिस्तान को भी ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बस एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन गया है। अब भारत के पास देखा जाए तो 2 ऑप्शंस हैं, अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट या फिर रशिया का सुकोई S-57। आपको क्या लगता है कि भारत को कौन से देश से स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, रशिया से या फिर अमेरिका से? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन ओरिजिन के सुंदर पिचाई की नेटवर्थ $1 बिलियन के मार्क को क्रॉस करके $1 बिलियन तक पहुंच गई है और 43 इयर्स की एज के ऊपर वो बिलियर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अल्फाबेट कंपनी ने जो उनको स्टॉक्स के रूप में कंपनसेशन दी थी, उन स्टॉक्स की वैल्यू लगातार तेजी से बढ़ने के कारण सुंदर पिचाई बिलियनर बन गए हैं। दरअसल गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट कंपनी, जिसके अंडर गूगल, यूट्यूब, क्लाउड बिजनेस वगैरह सब कुछ आता है। सुंदर पिचाई इसी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं और कंपनी सुंदर पिचाई को बेस सैलरी के साथ साथ स्टॉक की ग्रांट्स भी देती है। इसी के चलते सुंदर पिचाई भी अब बिलियनर बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है उन भारतीयों को लेकर जिन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। दरअसल मानसून सेशन स्टार्ट हो गया है और उसी दौरान सरकार ने पार्लियामेंट को डाटा सबमिट करके बताया है कि पिछले साल 2024 में टोटल 36,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। गुड न्यूज ये है कि साल 2023 के मुकाबले 2024 में ड्रॉप आया है। साल 2023 में 217,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा था। वहीं पर उससे पिछले साल 2022 में आज तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था और 2022 में 2,28,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को उस साल छोड़ा था। और अगर उसके पिछले साल 2021 की बात करें तो 167,000 लोगों ने उस साल भारत की नागरिकता को छोड़ा था। अभी जितने भी लोग भारत की नागरिकता को छोड़ते हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग 5 देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं, यहाँ से कई से रहे हैं। सबसे टॉप के ऊपर है अमेरिका और सबसे ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका की नागरिकता लेते हैं। सेकंड के ऊपर है कनाडा, थर्ड के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ के ऊपर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और 5th के ऊपर है न्यूजीलैंड। ये 5 देश हैं जहां पर भारत के 70 से 80% लोग जाकर नागरिकता ले रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल फलस्तीन को लेकर और ये न्यूज हमारे दोस्त इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज होने वाली है। और मसला ये है कि सामने वाला देश भी भारत का सबसे करीबी दोस्त है जिनसे हम राफेल फाइटर जेट्स परचेस करते हैं, फ्रांस। दरअसल इजराइल और फ्रांस के बीच एक बहुत ही खतरनाक लेवल के डिफरेंसेस आ गए हैं और फ्रांस अब इजराइल से इस हद तक नाराज हो गया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में फ्रांस की गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करके मान्यता दे देगी। यानी फ्रांस आधिकारिक तौर पर यह मान लेगा कि फलस्तीन के लोगों को इजराइल से एक अलग इंडिपेंडेंट देश मिलना ही चाहिए। 2 स्टेट थ्योरी असली रास्ता है और फलस्तीन और गाजा के लोग भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिजर्व करते हैं। अब यह इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वेस्टर्न और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने आज तक फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कुछ नहीं किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के प्रेशर के आगे केवल इजराइल को ही एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करती हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जितने भी मेजर वेस्टर्न देश हैं, खासकर G7 कंट्रीज, इनमें से एक भी देश ने अभी तक फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अब फ्रांस G7 का वो पहला देश बनने जा रहा है जो फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देगा। अब इस चीज को फ्रांस की तरफ से बगावत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है
कि अब फ्रांस और यूरोपियन यूनियन अपने आप को अमेरिका से अलग करके फैसले लेना स्टार्ट कर रहे हैं और ये फैसला भी उसी कड़ी में एक बहुत ही बड़ा कदम है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में फ्रांस एक अकेला देश है जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के ऊपर बैठा है, वीटो पावर है। इसके साथ ही फ्रांस यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में सैन्य तौर पर सबसे पावरफुल माना जाता है और रिसेंटली यह देखने को मिल रहा है कि इजराइल के हमले में सिविलियन कैजुअलिटीज और जो गाजा में लोगों को ह्यूमैनिटी रिलीफ मटेरियल और फूड आइटम्स नहीं मिल पा रही हैं, उसके कारण कई सारी यूरोपियन देश इजराइल से काफी नाराज चल रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि फ्रांस के बाद अब और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज सामने आएंगी जो इजराइल के खिलाफ जाकर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगी और यह बस फ्रांस ने शुरुआत ही की है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि इस साल की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वह फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि सितंबर महीने में होनी है, यानी कि अभी बीच में बस 2 ही महीने का समय है। अब देखना यह होगा कि इन 2 महीनों के अंदर कुछ बदलता है या फिर नहीं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेर बदलाव होते टाइम नहीं लगता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों देशों की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट्स जारी करके फ्रांस के स्टेप का विरोध किया है और फ्रांस को चेतावनी दी है कि ऐसा कदम ना उठाया जाए। पिछले साल आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने एक साथ मिलकर फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज किया था और फलस्तीन में अपनी एम्बेसीज खोलने की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन फ्रांस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रांस अमेरिका के सबसे ट्रस्टेड एलाइज के सर्कल्स में आता है, G7 का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के ऊपर फ्रांस की पूरी तरह से पकड़ है। अब यह भी पॉसिबल है कि अमेरिका बीच में कूद जाए और फ्रांस को फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने से रोक दे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ प्रेशर टैक्टिक्स खेल सकते हैं। इसलिए इस साल जो सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी जाना पड़ेगा, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम हर साल उसको कवर करते हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करना ना भूले।